Powered by i10। नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। आज बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता केस पर क्या कह दिया और डॉक्टर्स की वर्किंग कंडीशंस का मुद्दा फिर कैसे उठा। बात करेंगे स्कूली बच्चों को लेकर आई है खबर पर जिसने चिंताएं बढ़ाई हैं और साथ ही बात करेंगे कोर्ट से आए कुछ अन्य अपडेट्स पर भी। सबसे पहली बात लेकिन बड़ी खबर की। कोलकाता रेप केस में सुप्रीम कोर्ट में 22 अगस्त को भी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि देश के जो भी डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं वो तत्काल ड्यूटी पर वापस लौटें। कोर्ट ने कहा कि उनके हितों की रक्षा सुप्रीम कोर्ट करेगा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्याय और दवाएं हड़ताल पर नहीं जा सकती। न्याय और स्वास्थ्य व्यवस्था कहना चाहते होंगे, जस्टिस एंड मेडिसिन कैन नॉट गो ऑन स्ट्राइक। कोर्ट ने कहा कि क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाकर धरने पर बैठ जाएं? इन टिप्पणियों के कुछ ही घंटों में एम्स दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने अपनी हड़ताल यहीं पर रोकने का ऐलान कर दिया। लेटर जारी करके कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आश्वासन मिलने के बाद हड़ताल रोकी जाती है और सभी डॉक्टर्स काम पर लौटेंगे। एसोसिएशन के महासचिव ने इस बारे में क्या कहा, आप सुन भी लीजिए। आज हमारे जो रिप्रेजेंटेशन था उन्होंने अपनी सारी बातें रखी, सीपीए पर ही बात हुई और जैसा उन्होंने बताया है, डायरेक्टिव दिया है कि अभी इमीडिएट 1 वीक के भीतर जो सारी खामियां हैं उनको पता किया जाएगा और उनका इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। इन सब चीज़ों को देखते हुए एम्स की जो जनरल बॉडी है उन्होंने डिसाइड किया है कि हम अपनी स्ट्राइक कॉल ऑफ करेंगे, लेकिन हमारा प्रोटेस्ट और संघर्ष जो है जस्टिस के लिए और हेल्थ केयर वर्कर्स की सेफ्टी के लिए वो जारी रहेगा। तो यानी कि कल सारे डॉक्टर जो है आप बैठेंगे ओपीडी में? हमारे डॉक्टर सारे आज से ही ड्यूटी पर जाएंगे। जो भी ड्यूटी पर, जहाँ भी इनकी ड्यूटी है वो आज से ही ड्यूटी पर जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के लिए 3 जजों की बेंच बैठी थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्र। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पेश हुए सीनियर वकील और समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA की तरफ से पेश हुए मनिंदर सिंह और केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। CBI ने केस की स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी और बताया कि 9 दिन की जांच में अब तक क्या क्या जानकारी मिली। CBI ने कोर्ट में कहा कि क्राइम सीन से छेड़छाड़ हुई है। इस पर जस्टिस JB पारदीवाला ने कहा कि इसका मतलब है कि कोलकाता पुलिस की भूमिका पर संदेह किया जाए। जस्टिस ने यह भी कहा कि जांच में ऐसी लापरवाही उन्होंने 30 साल के करियर में नहीं देखी। CBI की रिपोर्ट से जुड़ी अन्य डिटेल्स अभी सार्वजनिक नहीं की गई हैं, होंगी तो वो भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। इसके अलावा नागपुर एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। इसमें कहा गया है कि विरोध प्रदर्शन करने के कारण डॉक्टर्स को परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इस पर CGI ने कहा कि अगर डॉक्टर्स ड्यूटी पर हैं तो उन्हें अनुपस्थित नहीं माना जाएगा। अगर ड्यूटी पर नहीं है तो कानून का पालन किया जाएगा। हम प्रशासन से ये नहीं कह सकते कि वो क्या करें क्या ना करें। CGI ने यह भी कहा कि देश भर के सभी डॉक्टर्स जो हड़ताल कर रहे हैं वो सबसे पहले काम पर लौटें। डॉक्टर्स के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी और अगर कोई परेशानी होती है तो वो हमारे पास यानी कि कोर्ट के पास आ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले काम पर लौटिए। कोर्ट ने कहा कि अगर डॉक्टर काम पर नहीं लौटेंगे तो सार्वजनिक प्रशासनिक ढांचा कैसे चलेगा। रेजिडेंट डॉक्टर्स को आश्वस्त करें कि उनकी बात नेशनल टास्क फोर्स द्वारा सुनी जाएगी। इस बीच याचिकाकर्ताओं ने कहा कि पिछली सुनवाई में जो नेशनल टास्क फोर्स बनाई गई थी उसमें रेजिडेंट डॉक्टर्स को भी शामिल किया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम सभी प्रतिनिधियों को टास्क फोर्स का हिस्सा बनाने लगेंगे तो काम करना मुश्किल हो जाएगा। NTF में बहुत सीनियर डॉक्टर्स हैं, महिला डॉक्टर्स हैं, वो लोग सुनिश्चित करेंगे कि सभी प्रतिनिधियों की बात सुन ली जाए। बीती सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने हड़ताली डॉक्टर्स को काम पर लौटने के लिए कहा था, अपील की थी, आज फिर से कहा है। इसके अलावा बेंच ने क्या क्या कहा, 3 खास बातें आपको बता देते हैं। ये हमने वो बातें आपको बताई जो कोर्ट ने हड़ताली डॉक्टर्स पर कही, अब वो बातें जो रेप और हत्या के आरोपों पर कोर्ट ने कही। सबसे बड़ी बात, कोर्ट ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से अलग अलग डॉक्टर्स की जुबान से आ रही उन थेरीज को खारिज किया जिसमें कहा जा रहा था कि पीड़िता के वजाइनल स्वैब सैंपल से 151 मिलीग्राम लिक्विड मिला था और इसमें एक बड़ी मात्रा सीमन की थी। इसी थ्योरी के आधार पर डॉक्टर्स ये दावे भी करने लगे थे कि पीड़िता के यौन उत्पीड़न में, रेप में 1 से अधिक लोग शामिल हो सकते हैं। कोलकाता में प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स की तरफ से पेश हुई वकील करुणा नंदी ने 151 मिलीग्राम का जिक्र किया तो CGI ने कहा कि ये सब सोशल मीडिया से फैली बातें हैं और इसका जिक्र अदालत में न किया जाए। बेंच ने कहा कि हमारे पास असली रिपोर्ट्स हैं और हमें पता है कि इसमें 151 मिलीग्राम का जिक्र किस रेफरेंस में किया गया है। इसके बाद दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से पेश हो रहे वकील विजय हंसारिया खड़े हुए और डॉक्टर किन विपरीत परिस्थितियों में काम कर रहे हैं उनकी तरफ कोर्ट का ध्यान दिलाना चाहा।
बेंच ने कहा कि प्लीज़ आप डॉक्टर्स को आश्वस्त करें कि हमें उनकी चिंता है। हमें पता है कि उन्हें 36 घंटे काम करना पड़ रहा है। हम सब के परिवारों में, रिश्तेदार में लोग हैं जो कभी ना कभी पब्लिक हॉस्पिटल्स में गए हैं। एक बार मेरे ही परिवार में कोई बीमार था तो मैं पब्लिक हॉस्पिटल की फर्श पर सोया। इस बीच एक वकील ने कहा कि जूनियर डॉक्टर्स काफ़ी लंबी शिफ्ट्स में काम करते हैं। उनकी फिजिकल और मेंटल कंडीशन ऐसी रह ही नहीं जाती कि वो किसी तरह के उत्पीड़न का विरोध कर सकें। सीजे ने कहा कि ये बात हमने पहले के निर्देशों में भी कही है कि सार्वजनिक अस्पतालों में डॉक्टर्स, खासकर जूनियर डॉक्टर्स, सबसे ज़्यादा शोषण का सामना करते हैं और ये बात सिर्फ यौन शोषण की नहीं है, कई अन्य तरह के शोषणों की भी है। दरअसल सरकारी अस्पतालों में जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर के बाद एडिशनल प्रोफेसर और एचओडी होते हैं। इनमें एडिशनल प्रोफेसर पद के डॉक्टर हफ्ते में 2 या 3 दिन ही ओपीडी करते हैं। ओपीडी का समय आमतौर पर 9 या 10 बजे से लेकर शाम 4 या 5 बजे तक होता है। इसमें जितने मरीज उस दिन आ जाएं उन सभी को देखने का नियम है, भले ही टाइम कितना भी ज़्यादा हो जाए। अगर मरीज कम है तो भी डॉक्टर को विभाग में तय समय तक ड्यूटी देनी है। ओपीडी के अलावा ये डॉक्टर 2 दिन मेडिकल छात्रों की कक्षाएं लेते हैं और 1 दिन सर्जरी के लिए होता है। एचओडी लेवल के डॉक्टर आमतौर पर मरीज कम देखते हैं। ये डॉक्टर उन मरीजों को देखते हैं जिनका केस काफ़ी गंभीर होता है। किस तरह की परिस्थितियों में लॉन्ग वर्किंग आवर्स में सभी डॉक्टर्स काम करते हैं और क्यों इतनी लंबी शिफ्टें होती हैं, बता रहे हैं जानकार। जैसा कि इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में हम सब अवगत हैं, रिसेंटली इंडिया ने चाइना को पॉपुलेशन में अभी सरपास किया है। तो एक पॉपुलेशन को देखते हुए जो डॉक्टर पेशेंट रेशो है, जो डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग 1000 पेशेंट्स के लिए एक सिंगल डॉक्टर होना चाहिए, जो कि इंडिया में अगर हम देखा जाए तो 1400 से 1500 पेशेंट के लिए रूरल और अर्बन एरिया में, जो कि डिफरेंट है। और दिल्ली जैसे जो हम कैपिटल सिटी में देखेंगे तो वो रेशियो अपना आ जाता है 1700-1800 से लेके उन पे एक डॉक्टर्स होता है। तो यही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से डॉक्टर्स जो हैं बहुत ज्यादा ओवरबर्डन है। फिर दूसरा हम देखते हैं कि जो ट्रायज वाला है, जैसे कि किसी पेशेंट को अगर जैसे सामान्य बुखार है तो उसके लिए डिस्पेंसरी की सुविधा है, पीएचसी की सुविधा है, जो अपने लेवल ऑफ हेल्थ केयर जो हमारे कहे जाते हैं कि प्राइमरी लेवल सेंटर है, सेकेंडरी लेवल सेंटर है, उसके बाद हमें पेशेंट को आगे रेफर कर दिया जाता है जिसको ज्यादा इलाज की जरूरत होती है। तो कई बार पेशेंट ये चाहता है कि मुझे बेटर से बेटर सुविधा मिले, तो बुखार जैसे सामान्य इलाज के लिए भी वो कोशिश करता है, या तो लाइन में लग के या पेशेंट किसी से सिफारिश लग के वो चाहता है कि उसको बुखार जैसी सामान्य बीमारी के लिए भी एम्स में ही देखा जाए। तो ये एक तरह से काफी बड़ा रीजन बन जाता है जिसकी वजह से टर्सरी सेंटर जो है वो ओवरबर्डन हो जाते हैं और पेशेंट को जो सुविधा अपने घर के आसपास मिल सकती थी वो वहां ना लेके टर्सरी सेंटर के लिए मूव कर जाता है। और जैसे हम दूसरे स्टेट्स में भी देखते हैं, जैसे दिल्ली जैसे स्टेट में बाकी स्टेट से लोग आके अपना इलाज करवाने की कोशिश करते हैं। अगर उन्हीं स्टेट्स के हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम अपना ठीक कर लें तो ऐसा ना हो कि बिहार से पेशेंट इलाज कराने के लिए दिल्ली आ रहा है या फिर यूपी से पेशेंट इलाज कराने के लिए दिल्ली आ रहा है। तो इस तरह से हम डॉक्टर्स का जो काफी लंबा ओवरबर्डन है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं, जो लॉन्ग ड्यूटी आवर्स। मैं बताना चाहूँगा कि ये वाकई में एक इनह्यूमन चीज़ है जो हम कई सालों से फेस कर रहे हैं। रेजिडेंट्स जो मोस्टली फर्स्ट ईयर रेजिडेंट्स होते हैं डिफरेंट ब्रांचेस में, वो कई बार 1.5-2 दिन तक बिना सोए काम करते हैं और बिना रूम पे जाए काम करते रहते हैं, क्योंकि ये इसलिए होता है कहीं ना कहीं जो पेशेंट डॉक्टर रेशियो है वो जस्टिफाई नहीं हो पाता है। तो उसकी वजह से उसको कंपनसेट करने के लिए वर्किंग आवर्स जो फर्स्ट ईयर रेजिडेंट्स के हैं वो बढ़ा दिए जाते हैं और वो बिना रेस्ट के भी काम करते रहते हैं। तो ये काफ़ी इनह्यूमन नेचर है जिसके लिए ज़रूर बड़े स्टेप्स उठाने चाहिए। हमने इनसे ये भी पूछा कि क्या जूनियर डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स, एचओडी सब के लिए ये लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं या अनुभव और पद के आधार पर इसमें अंतर भी होता है। सबसे पहले तो मैं बड़ा शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि जैसे रेजिडेंट डॉक्टर्स कौन होते हैं, ये क्या इनका काम होता है। तो रेजिडेंट डॉक्टर जैसे ही एक डॉक्टर एमबीबीएस पास करता है तो उसको एक इंटर्नशिप करनी होती है 1 साल की, उसके बाद उसको डिग्री मिलती है, वो पूर्ण रूप से एमबीबीएस डॉक्टर कहलाता है। उस एमबीबीएस डॉक्टर के बाद अगर वो अपनी पीजी एग्जाम के लिए जाता है तो 3 साल की पीजी के लिए अपनी डिग्री करता है, एमएस या एमडी उसको हम कहेंगे। उस दौरान वो रेजिडेंट डॉक्टर कहलाता है। उसको पास करने के बाद उसको सीनियर रेजिडेंसी के लिए 3 साल का काम करना पड़ता है। इसके बाद हमारी जो हायरार्की आती है उसके अंदर हमारे प्रोफेसर्स आते हैं, हमारे एचओडीज आते हैं। तो डेफिनेटली मैं कहूंगा कि वर्क आवर्स में डिफरेंस है, क्योंकि जो जूनियर डॉक्टर्स होते हैं, इंटर्न्स होते हैं, वो हमारा सैंपलिंग का भी काम करते हैं, पेशेंट केयर का भी सारा काम करते हैं। जो पीजी डॉक्टर्स होते हैं, जो सीनियर रेजिडेंट होते हैं, वो
जो पेशेंट का ट्रीटमेंट है वो गाइड करते हैं। जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, जो हमारे एचओडीज हैं, उनके ऊपर ये होता है कि उनको इन डॉक्टर्स को सुपरवाइज करना होता है। तो वो बेसिकली जो हमारा ट्रीटमेंट होता है, सारे जो हॉस्पिटल के बैकबोन होते हैं वो रेजिडेंट डॉक्टर्स ही होते हैं। जो प्रोफेसर्स का काम है वो इनको सुपरवाइज करते हैं। जो हमारे एचओडीज होते हैं उनके ऊपर अलग तरह के बर्डन है, जैसे कि मैं कहूंगा कि एकेडमिक्स बर्डन है अगर वो किसी मेडिकल कॉलेज में है। अगर वो किसी हॉस्पिटल को रन करते हैं तो उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन है। तो डेफिनेटली इनके अंदर वर्क आवर्स में जो है डिफरेंस देखा जाता है। हाँ, हालांकि अगर पेंडेमिक के दौरान हमने देखा कि हमारे जो सीनियर कंसल्टेंट्स थे, एचओडीज थे, वो डेफिनेटली ऑन ग्राउंड थे। तो कुछ ऐसी स्पेशल सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसके दौरान उनके भी वर्क आवर्स जो हैं वो लिमिटेड नहीं होते हैं। इसमें देखा जाता है कि कई कई जो सर्जिकल ब्रांचेज है उसमें फर्स्ट ईयर में ज़्यादा टाइमिंग करना पड़ता है फर्स्ट ईयर में, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वो धीरे धीरे कम होता जाता है। बाकी अदर मेडिकल ब्रांचेज में जैसे मैं खुद की बात करूँ, मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, तो उसमें फर्स्ट ईयर में भी हम काफ़ी 36 आवर्स काम करते हैं, उससे भी ज़्यादा काम करते हैं। उसके बाद फिर जैसे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कम होता है, डेफिनेटली कम होता है, लेकिन फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर थर्ड ईयर रेजिडेंसी कहीं ना कहीं काफ़ी इनह्यूमन वर्किंग आवर्स होते हैं, जिसको हमें देखना चाहिए और उसमें कड़े स्टेप्स उठाने चाहिए। इस बीच कोर्ट में एक रोचक बात भी सीजीआई ने कही। उन्होंने कहा कि बार बार अस्पताल का नाम कर कर बोल रहा हूं, लेकिन मुझे जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने टोका है और बताया है कि इसका उच्चारण कौर है। दलीलों के बीच एक समय ऐसा भी आया कि जब सीजीआई ने 2 वरिष्ठ वकीलों को हल्की सी फटकार भी लगाई। दरअसल कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पश्चिम बंगाल के एक मंत्री हैं जो ये कहते हैं कि ममता बनर्जी की तरफ कोई उंगली उठी तो उंगली काट दी जाएगी। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि हाँ, और पश्चिम बंगाल के नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि गोलियां चल जाएंगी। यही बस थोड़ी बढ़ी तो कपिल सिब्बल ने तुषार मेहता से कहा कि आप पानी में कीचड़ डाल रहे हैं। जवाब में मेहता ने कहा कि नहीं, हम पानी से कीचड़ निकाल रहे हैं। दोनों की बहस को रोकते हुए सीजीआई ने कहा कि प्लीज़ यहाँ मामले का राजनीतिकरण मत करिए, ये सब पार्टियों को सोचने दीजिए, कानून अपना काम करेगा और हम इसके लिए आपको आश्वस्त कर रहे हैं। इस बीच कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार से 3 सवाल किए। पहला, एफआईआर दर्ज करने में 14-15 घंटे की देरी कैसे हुई? दूसरा, तत्कालीन प्रिंसिपल ने सीधे कॉलेज जाकर एफआईआर क्यों नहीं कराई, वो किसे बचा रहे थे? और तीसरा, अननेचुरल डेथ की रिपोर्ट करने से पहले ही पोस्टमार्टम कैसे करा लिया गया? कोर्ट ने कहा कि जब आप पोस्टमार्टम कराते हैं तो इसका मतलब ही है कि आपको अननेचुरल डेथ का शक है, लेकिन इस केस में आपने शाम को ही 6:10 पर पोस्टमार्टम करा दिया और रात में 10 बजे के बाद भी एफआईआर दर्ज कराई गई, यानी अननेचुरल डेथ रिपोर्ट करने से पहले पोस्टमार्टम करा दिया गया। इसके बाद अस्पताल की सुरक्षा का मुद्दा भी उठा। सीजीआई ने पूछा कि क्या आरजी कौर मेडिकल कॉलेज में सीआईएसएफ तैनात कर दी गई है? जवाब मिला कि अभी नहीं। कोर्ट ने कहा कि हमने तो पिछली सुनवाई में आपको बोला था, ये काम जल्दी होना चाहिए। कोर्ट से ये टिप्पणी आने के 2 घंटे के भीतर आरजी कौर मेडिकल कॉलेज में सीआईएसएफ की 2 टुकड़ियों की तैनाती हो गई। प्राइवेट अस्पतालों की सुरक्षा का मुद्दा भी उठा तो कोर्ट ने कहा कि अभी हम इस पर कोई आदेश नहीं दे रहे हैं कि राज्य सरकारें प्राइवेट अस्पतालों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करेंगी। इसी नोट पर आज की सुनवाई पूरी हुई। कोलकाता केस पर आज के कुछ और अपडेट्स भी हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख दिया है। अब रेप को लेकर कड़े कानून बनाने की मांग की है। दूसरा अपडेट, संदीप घोष और आरजी कौर मेडिकल कॉलेज के 4 मेडिकल इंटर्न्स को सीबीआई सियालदा कोर्ट ले गई है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि उन्हें धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट ले जाया गया है या पॉलीग्राफ के लिए। तीसरा अपडेट यह है कि फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन नेशनल टास्क फोर्स की सिफारिशों के लागू होने तक डॉक्टरों की अंतरिम सुरक्षा की मांग की है और सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए आवेदन भी लगा दिया है। बड़ी खबर में इतना ही। अब रुक करते हैं सुर्खियों का। द हिंदू ने शिक्षा मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से एक ऐसी खबर छापी है जो चिंता बढ़ा सकती है। 2023 में 65 लाख स्टूडेंट्स 10वीं और 12वीं क्लास में फेल हो गए। फेल होने वालों में 10 लाख छात्र ऐसे हैं जो एग्ज़ाम देने गए ही नहीं। इस मामले में नेशनल बोर्ड्स की तुलना में स्टेट बोर्ड्स की हालत ज़्यादा ख़राब लगती है। वहीं छात्रों के मुकाबले छात्राओं का प्रदर्शन अच्छा रहा। 10वीं क्लास में नेशनल बोर्ड के छात्रों का फेलियर रेट 6% था, जबकि राज्यों के बोर्ड में 16% से ज़्यादा बच्चे फेल हुए। 12वीं क्लास में नेशनल बोर्ड में फेलियर रेट 12% और राज्य बोर्ड में 18% रहा। हमने इन सभी डेटा के आधार पर शिक्षाविदों से बात की, पूछा कि केंद्रीय बोर्ड्स की तुलना में राज्य बोर्ड्स में विफलता दर अधिक होने की वो क्या वजह मानते हैं। देखिए, जो भी बोर्ड एग्जाम देते हैं वो एक प्राथमिक शिक्षा और अपर प्राथमिक शिक्षा से पास करके आते हैं। देखिए, पिछले करीब 30-35 सालों में जो हमारे देश के जो सरकारी स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल है, चाहे कोई राज्य हो, वहाँ की शिक्षा की स्थिति
बहुत खराब हुई है। देखिए हुआ क्या कि जब हमारी नेशनल पॉलिसी एजुकेशन जब आई तो उसमें एक प्राविधान ये बन गया कि कक्षा 8 तक कोई भी परीक्षा नहीं होगी। तो उसका नतीजा ये हुआ कि जो 9वीं 10वीं कक्षा में लोग छात्र जाते हैं वो 8 सालों में कभी टेस्ट ही नहीं हुए। मैं ये खासकर इसका ध्यान दूंगा कि जो सरकारी हमारे विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय और अपर प्राथमिक विद्यालय है, इसका नतीजा ये हुआ कि जो पढ़ाई का स्तर था वो एकदम गिर गया। एक तो वैसे भी सरकारी स्कूलों में शिक्षा मित्रों की नियुक्ति और सस्ते बिना अनट्रेन्ड टीचरों को लगाया जाना, ये ट्रेंड 95 के आसपास से शुरू हुआ। तो इन चीजों ने, और कोई भी शिक्षा प्रणाली में हमारे कोई टेस्टिंग का ना होना और टीचरों की कमी का होना, उसके बाद कक्षा में ज्यादा छात्र कम टीचर, एक एक दो 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 तीन टीचरों को 5-5 कक्षाएं दे दी गई, 5-5 विषय दे दिए गए पढ़ाने के लिए। जब इस तरह की शिक्षा प्रणाली होगी तो जो लोग 9वें 10वें 11वें 12वें में जाएंगे, आप समझ सकते हैं उनका स्तर क्या हुआ। जब 10th क्लास में 10वें में पहुंचते हैं तो इनका एक विधिवत एग्जाम होता है, विधिवत परीक्षा हो जाती है। जो बोर्ड एग्जाम्स हैं वो वास्तव में ठीक ठाक ढंग से किए जाते हैं, नकल जिन राज्यों में होती है उनको अगर आप छोड़ दें, बाकी ठीक ठाक ढंग से किए जाते हैं। तो उसका परिणाम आना तय है, क्योंकि ये छात्र तैयार ही नहीं है उस स्तर की शिक्षा को प्राप्त करने के लिए, इसलिए बड़ी संख्या में फेल होते हैं। देखिए ये पिछले अगर आप 50-60 साल का भी आप देखें, जो विभिन्न राज्य बोर्डों का जो परीक्षा फल, वो कभी भी 55, 60, 65 से ज्यादा नहीं रहा। और ये हालत मैं आपसे बताऊं, मैं अभी इस रिपोर्ट को देख रहा था, पिछले इस साल ही 2024 में उस राज्य का नाम मैं नहीं लूंगा, उस राज्य में 62-63% का परिणाम दिखाया गया। और उस परिणाम को लाने के लिए, ये अखबारों में छपी खबर है, परिणाम को लाने के लिए पास मार्क को 33 से घटा के 25 किया गया और हर छात्र को 20% ग्रेस मार्क दिया गया। 20 मार्क ग्रेस कर दिया गया, तब जाके 62-63% उसका रिजल्ट पहुंचा। तो ये स्थिति जो है वो उसका मेन कारण है हमारी जो प्राथमिक शिक्षा है उसकी क्वालिटी एकदम एक तरह से ध्वस्त हो गई है, जिसका हमें रिफ्लेक्शन इसमें दिख रहा है। हमने विजय जी से ये भी पूछा कि सिलेबस, एग्जाम पीरियड, बोर्ड स्ट्रक्चर में किस तरह के बदलाव होने चाहिए। ये जो सीबीएसई बना, इसमें जो टेस्टिंग है वो मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा कि जो भी स्टेट बोर्ड है उसकी तुलना में कहीं ठहरते नहीं है ये। और वो बोर्ड जो है, राज्य बोर्ड जो है, वो बहुत मुश्किल है। और देखिए, चाहे शिक्षा का स्तर जैसा भी हो गया हो, लेकिन एग्जामिनेशन का स्तर वो स्टेट बोर्ड्स में अभी भी काफी प्योर है, काफी ठीक है। और कॉपियों को मेहनत से जांचा जाता है, पेपर सेटिंग बहुत मेहनत से की जाती है, एग्जाम को कंडक्ट किया। देखिए नकल की जो वो प्रॉब्लम आ गई है कुछ राज्यों में, खासकर जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, तो उनमें उनको अगर हम छोड़ दें, उसको हम अभी दरकिनार कर दें, तो ये जो राज्य स्तरीय बोर्ड है ये बहुत जैसे कहते हैं टफ है सीबीएसई जैसे बोर्ड की तुलना में। इसलिए इन बोर्डों को अपनाना नहीं चाहिए, राज्य स्तरीय बोर्डों को, बल्कि सीबीएसई में परिवर्तन लाया जाना चाहिए और सीबीएसई को कहा जाना चाहिए कि ये आप जो शिक्षा प्रणाली आपने आधी अधूरी कर रखी है। और एग्जामिनेशन का पैटर्न भी इनका इतना जैसे कहते हैं कि छोटे छोटे क्वेश्चन और उनके आंसर, ये जो ट्रेंड है वो मेरे विचार से, और जिस पर जो शिक्षा के जो उसमें जो चर्चा हुई थी, जब मुझे अच्छी तरह याद है, तो भी ये कहा जाता था कि सीबीएसई से सीखने के बजाय सीबीएसई को राज्य के बोर्डों से की शिक्षा प्रणाली को अडॉप्ट करना चाहिए और ये इसमें सुधार लाने चाहिए। रिपोर्ट ये भी कहती है कि सरकारी स्कूलों से क्लास 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं में लड़कों की तुलना में लड़कियां ज़्यादा शामिल हुई, जबकि निजी स्कूलों में लड़कों की संख्या ज़्यादा रही। निजी स्कूलों में लड़कों की ज़्यादा तादाद एक तरह से शिक्षा में भी लैंगिक भेदभाव को दिखाती है। इस तरह के पैटर्न पर भी हमने एक्सपर्ट से राय ली। देखिए ये ट्रेंड बहुत पुराना है। मुझे याद है कि जब हम लोग परीक्षा देते थे तब भी जो बच्चियां थी उनकी परफॉर्मेंस लड़कों से हमेशा आगे रही। इसका मुझे जो समझ में आता है वो सामाजिक परिवेश इस तरह का है, क्योंकि लड़कों को ज्यादा फ्रीडम है बाहर जाने की, ज्यादा फ्रीडम है खेलने की, मित्रों से मिलने की, और बच्चियां जो हैं उनका ज्यादा समय विद्यालय उसके बाद घर पे बीतता है। तो उनके लेवल पर जो तैयारी प्रिपरेशन होती है और इनके प्रति शिक्षा के प्रति गंभीरता थोड़ी ज्यादा, ये ट्रेंड पिछले 60-70 साल का रहा है। तो वर्तमान में भी ये ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है
और ये इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि जो बच्चियां जो हैं वो हम बच्चों से बालकों से अच्छी जो है परिणाम ला रहे हैं। जहां तक प्राइवेट स्कूलों के, वहां पे थोड़ा सा ट्रेंड में थोड़ा फर्क है। देखिए, इन इसको जो सरकारी स्कूलों में जो एक ट्रेंड है उससे विपरीत ये ट्रेंड चलता है, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल है उनमें जो शिक्षा की जो स्थिति है वो हमारे सरकारी स्कूलों से बहुत बेहतर है। और उसमें मैं यही कह सकता हूँ कि एक तो बच्चियों की संख्या भी उतनी ज्यादा नहीं है जो प्राइवेट स्कूल है, जबकि सरकारी स्कूलों में 100% चूंकि इनरोलमेंट का है, इसलिए बच्चियों की संख्या बहुत ज्यादा हमेशा रहती है, बराबर के बराबर रहती है। और इसका जो परिणाम आता है आगे चलकर बोर्ड एग्जाम्स में, वो हमेशा आप पाएंगे कि बच्चियां जो हैं बेटर करती हैं एज की तुलना में जो प्राइवेट स्कूल है वहां बच्चे ज्यादा अच्छा करते हैं। इस मामले में न्यूज़ एजेंसी पीटीआई ने भी सूत्रों के हवाले से बताया है कि 10वीं क्लास के लगभग 33,50,000 छात्र पास नहीं हो सके। इनमें से 5.5 लाख छात्र तो ऐसे थे जो एग्ज़ाम देने गए नहीं। इसी तरह 12वीं के लगभग 32,40,000 छात्र पास नहीं हुए। इनमें से 5,20,000 एग्ज़ाम नहीं देने गए और बाकी के 27,20,000 छात्र परीक्षा देकर फेल हुए। अगली सुर्खी का ताल्लुक एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन अन्य बेंच की बात है और एक अन्य केस की भी बात है। किसानों के प्रदर्शन से प्रभावित पंजाब हरियाणा के शंभू खनौरी बॉर्डर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 22 अगस्त की सुनवाई से बड़े निष्कर्ष नहीं निकले। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा दोनों सरकारों को किसानों के साथ बैठकें जारी रखने के आदेश दिए हैं। अगली सुनवाई 2 सितंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने मामले की सुनवाई की। किसानों से बातचीत के लिए सुप्रीम कोर्ट 1 हफ्ते में एक समिति गठित करेगा। दोनों राज्यों की सरकार से कहा गया है कि वो इसके लिए नाम दे सकती हैं। अगली सुर्खी चुनावी राज्य जम्मू कश्मीर से है। सितंबर-अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकती है। 22 अगस्त को दोनों पार्टियों के अध्यक्ष श्रीनगर में मिले। एनसी के अध्यक्ष फारूक और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, साथ में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी मौजूद थे। इसी मुलाकात के बाद फारूक ने कहा कि दोनों पार्टियां साथ हैं। जो अलायंस है वो ऑन ट्रैक है और इंशाल्लाह ये बिल्कुल अच्छी तरह से अलायंस चलेगी। सीट्स का भी बहुत अच्छा है। फाइनल हुआ अलायंस आपने? जी हाँ, फाइनल हो गया है। आज शाम को उस पर दस्तखत हो जाएंगे और ये सब आपके सामने आ जाएगा। राहुल गांधी जम्मू भी गए। यहाँ उन्होंने क्या कहा आप वो भी सुनिए। आपने देखा होगा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री यूं भाषण देते थे, देखा आपने? मैं आपको बता रहा हूं, आप गलत फहमी में मत हो। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने, मैं बता रहा हूं आपको, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से कॉन्स्टिट्यूशन पर ऐसे ये करवा दिया। ये आपकी देन है, आपका काम है। और मैं तो पार्लियामेंट में बैठता हूं, मुझे तो बिल्कुल सामने दिखते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि आपने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की जो कॉन्फिडेंस थी उसको खत्म कर दिया, उड़ा दिया। इस मुलाकात पर और राहुल गांधी के जम्मू कश्मीर दौरे पर भाजपा की तरफ से प्रतिक्रिया आई है, वो भी सुन लीजिए। राहुल गांधी जी के अंदर में सोच है वहां के लोगों को भड़काना और फिर से ये कहना उनके अंदर है कि हम 370 लाएंगे, लेकिन देश इसे स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में हैं, इधर कुछ मुरझाए रहते हैं, जब से उनका जात और धर्म अपने को बता नहीं पाते हैं, लेकिन समाज में अति पिछड़ा ये कहते कहते राजनीतिक भाषा बोलते हैं, लेकिन अपनी बात नहीं बता पाते। आप जानती हैं कि जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर 3 चरणों में मतदान होना है। 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को। मतगणना 4 अक्टूबर को होगी। 2019 में अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावी होने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इंडिया टुडे का मूड ऑफ द नेशन सर्वे भी आ गया है। इससे कौन कौन सी बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं, जानने के लिए एक बार चलिए न्यूज़ रूम। पॉलिटिक्स को लेकर देशवासियों के मूड में क्या है, ये बताने वाला सर्वे मूड ऑफ द नेशन का आंकड़ा आ गया है। फटाफट से इसके पॉइंटर्स जान लेते हैं। लोगों से जब पूछा गया कि उनकी नज़र में अगले प्रधानमंत्री के लिए सबसे बेहतरीन उम्मीदवार कौन है, तो 49% लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया।
22.4% लोगों ने राहुल गांधी का नाम लिया। सर्वे में यह भी पाया गया कि अगर आज की तारीख में लोकसभा चुनाव होते हैं तो एनडीए के खाते में 299 सीटें आ सकती हैं, वहीं इंडिया गठबंधन को 233 सीटें मिल सकती हैं। लोगों से पूछा गया कि अगर पार्टी हटा दें तो उनकी नजर में नरेंद्र मोदी के बाद पीएम पद के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार कौन है। इस पर पहला नाम राहुल गांधी का सामने आया। 28.6% लोगों ने उनके नाम पर हामी भरी। अमित शाह पर 20%, योगी आदित्यनाथ पर 18.8% और नितिन गडकरी पर 13.2% लोगों ने हामी भरी। ये सर्वे करीब 1,36,000 लोगों की राय के आधार पर बना है। इस पर हम विस्तार से हमारे वीकली पॉलिटिकल शो नेता नगरी में भी चर्चा करेंगे। आज का लल्लन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए और देखते रहिए दी लल्लन टॉप। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी ऐसी उम्मीद के साथ। अब हम विदा लेते हैं। सवाल कुछ गंभीर है, मतलब ये चिया सीड्स और किनोआ की बकैती क्या है? अजवाइन का पानी पीने से वजन सच में कम होता है? इंटरमिटेंट फास्टिंग फायदा है या इंसान भूखा बस रह जाता है? और क्या कलेजे में उठता हर दर्द यमराज से मिलवाता है? गूगल ये कब तक मेरे हर सिम्टम को कैंसर बताएगा? मामला संगीन है, कंफ्यूजन महीन है, तो यहाँ वहाँ भटक कर क्यों खुद को उलझाएं? एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स की सुनकर हर गुत्थी सुलझाएं। 29 अगस्त को सुबह 11 बजे से देखिए सेहत अड्डा। अगर आप भी बनना चाहते हैं सेहत अड्डा का हिस्सा तो डिस्क्रिप्शन पर दिए लिंक या वेबसाइट पर बने बैनर पर करिए क्लिक। और हाँ, रहिए सेहतमंद। सेंसोडेंट के प्रेजेंस सेहत अड्डा, co-powered by USV, your reliable healthcare partner, and Dr. Basu Eye Hospital.